नमस्ते बिहार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात एक बड़ी खबर की है। बड़ी खबर इस वक्त मुजफ्फरपुर से आ रही है। मुजफ्फरपुर में घर में बेलगाम ट्रक घुसा और 6 की मौत हो गई। 5 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत की खबर है। एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया। कुछ लोगों को हादसे में 6 लोग घायल भी हुए हैं। सैदानी गांव के पास यह हादसा हुआ है। NH 722 के पास यह हादसा हुआ। गुरुवार रात करीब 8:30 बजे की यह घटना है। उस दौरान आंगन में कई बच्चे खेल रहे थे और जानकारी मिल रही कि जिसके घर में ये ट्रक घुसा उनका नाम लच्छू पासवान बताया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन मौके पर कैंप कर रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मुजफ्फरपुर से, जहां एक बेलगाम ट्रक एक घर में जा घुसा और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 5 मासूम बच्चे हैं। हालांकि कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। सैदानी गांव के पास यह हादसा हुआ है। NH 722 के पास यह हादसा हुआ है। गुरुवार रात बताया जा रहा है करीब 8:30 बजे की यह घटना है। आंगन में बच्चे कर रहे थे लच्छू पासवान के घर में। उसी दौरान ये बेलगाम ट्रक घुस गया। 6 लोगों की मौत हो गई है। 5 बच्चे हैं इनमें से, जबकि यह भी कहा जा रहा है कि जो ड्राइवर है उसकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। हालांकि स्थिति को देखते हुए, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर कैंप कर रही है। तो दर्दनाक हादसा हुआ है मुजफ्फरपुर में और इस हादसे के बाद पूरा गांव जो है मातम में है। मातम पसरा पूरे गांव में। गुरुवार रात 8:30 बजे की घटना है, जहां एक बेलगाम ट्रक के घर में घुस गया। इस दौरान आंगन में 5 बच्चे खेल रहे थे। 5 की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर की भी जान चली गई है। इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। हम सतह मतलब थे घर पर, वो अपने घर पर थे, तो वो बोला गुंजी की धक्का लग गया। अब ये देखे कि मतलब धक्का हुआ कि क्या हुआ पता नहीं, तो सब हल्ला किया तो गए देखने, तो देख रहा है कि मतलब कि ट्रक घुसा दी हुआ है घर में। कितने लोग इंजर्ड हुए हैं? अभी ये मतलब कि 3 लड़के तो यहाँ हैं और 3-4 वहाँ गांव में ही हैं। गाँव में लोग का इलाज चल रहा है। उसका इलाज नहीं हो तो सब खत्म है। वो लोग एक्सपायर कर गए। बच्चे लोग दूरा पर सोए हुआ था, खेल रहा था और बच्चे लोग पढ़ाई कर रहा था। मारते हुए पोल उल तोड़ते हुए फिर जाकर 2 ठो और मतलब ये घर में घुस गया है। घर में घुसने के बाद जो है कि 4 का स्पॉट डेथ हुआ है। एक ड्राइवर भी उसी में स्पॉट डेथ है और एक सियाना है जो उसको मतलब अस्पताल में लाया गया है। एक बच्चा अस्पताल मेडिकल आने में डेथ कर गया है लड़का, और 2 का मतलब नाजुक हालत है। टोटल क्या बच्चा डेथ किया? टोटल 5 ठो है। तो देखिए दर्दनाक हादसा हुआ और सुधीर हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। सुधीर, क्या जानकारी मिल पाई? गलती किसकी थी? कैसे यह हादसा हुआ? आखिर बेलगाम ट्रक घर में कैसे घुस आया? जितना तो साफ है कि गलती ट्रक ड्राइवर की थी। जिस तरीके से ट्रक घर के अंदर घुसा और पूरे दरवाजे को पार करते हुए बच्चों को कुचलते हुए, तो गलती सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर की थी। अब पुलिस के लिए जांच के 2 बिंदु है कि ये कहीं ड्रंक एंड ड्राइविंग तो नहीं था, ये शराब पी के गाड़ी तो नहीं चला रहा था, क्योंकि कुछ लोग इस बात की आशंका जता रहे हैं कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। ये एक जांच का पहलू है। दूसरा, चूंकि 5 मौत हो गई है, वह भी बच्चों की मौत हुई है और ट्रक से कुचलकर, तो पुलिस के सामने फिलहाल एक बड़ा टास्क है कि इलाके में शांति व्यवस्था कैसे काम की जाए। इसलिए वहाँ बड़ी तादाद में पुलिस तैनात भी है और SDPO राजेश शर्मा ने बताया कि इसकी जांच के लिए भी वो लोग प्रयास कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो रखना ही है। जो बच्चे हैं, जो मरे हैं, उनको, उनके परिजनों को मुआवजा देने के लिए भी CO मौके पर रात में ही पहुंच गए थे। उसकी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। आपदा राहत के तहत जो 4-4 लाख रुपए परिजनों को दिए जाते हैं, तो वो भी देना है। लेकिन 5 बच्चों की एक साथ मौत के सदमे से इलाके के लोग उबर नहीं पा रहे हैं। पूरे जिले में इस बात की चर्चा है। सुधीर, कई लोग घायल भी हैं, अस्पताल में हैं। सुबह हो गई है, क्या अपडेट है उनके स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ को लेकर? जो घायल हुए थे उनमें से एक बच्चे की मौत हो गई है। 6 लोग घायल होने की सूचना थी, उसमें से एक बच्चे की मौत हो गई है और 3 की हालत कुछ ज्यादा खराब है। एसकेएमसीएच में सबका इलाज चल रहा है, 3 की हालत ज्यादा खराब बताई जा रही है, तो उनके बारे में भी डॉक्टर चिंतित है और शेष जो 2 हैं वो स्टेबल हैं। तो सबका इलाज चल रहा है और जिला प्रशासन ने खुद इसकी मुस्तैदी रखी है कि इन बच्चों का इलाज ठीक से हो जाए जो घायल हैं। ड्राइवर की भी मौत की खबर आई, क्या ड्राइवर अकेला था ट्रक में या कोई सहचालक भी था, खलासी भी था उसके साथ? क्योंकि मौके पर इतना हौच-पौच मच गया कि ड्राइवर को तो लोगों ने देखा हुआ फंसा हुआ था, उसको उतारा गया। गाड़ी में और कौन था
इसकी जानकारी भी नहीं लग पाई। आमतौर पर ट्रक में ड्राइवर अकेले नहीं होता है, तो उसका जो साथी था वो फरार हो गया है। पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। यह भी एक जांच का बिंदु है कि गाड़ी में और कौन सा जहर। मुजफ्फरपुर में हुआ है बेलगाम ट्रक एक घर में जा घुसा और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, 5 बच्चे इनमें शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधीर। इधर आरा में हथियारबंद बदमाशों की दबंगई का एक वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो में आप देखिए कि कैसे बदमाश पिस्टल दिखाकर एक शख्स को गोली मारने की धमकी दे रहा है। वीडियो सहार थाना के बरूही गांव का बताया जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। पीड़ित सुमित कुमार ने डीएसपी को एक आवेदन देकर अब सुरक्षा की गुहार लगाई। ठोक दो कहने तो बस अभी लोहड़ा दो यही गाड़ी काम खत्म कर दूंगा, यही गाड़ी खत्म कर दूंगा। अच्छा हाँ वाह वाह वाह। तो बोल रहे हैं कि गोली मार देंगे, कर देंगे। ये कौन लोग हैं जो आपको पिस्टल लेकर के घुमा रहे हैं? बरही गांव का निवासी है अरुण कुमार है, अनिल कुमार है और शिव कुमार है। अच्छा। आया और बोला कि जब घर में काम लगाएगा तो हम गोली मार देंगे। आगे हम खरीद लिए हैं पैसा से खरीद लिए हैं। हमको 42 लाख रुपया हम खरीदे हैं। तो इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है? तो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है? दिए हम सीओ के पास गए, कोई नहीं एक्शन ले रहा है। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट के आरोपियों नासिर मलिक और इमरान मलिक को आज पटना लाया जा सकता है। एनआईए कोर्ट में उन्हें पेश किया जा सकता है। एनआईए की टीम ने दोनों से हैदराबाद में पूछताछ की है। इसमें कई अहम खुलासे हुए। पता चला कि दरभंगा में ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान से रची गई और इसके पीछे इकबाल काना का नाम सामने आ रहा है। इसने यूपी के शामली के सलीम के जरिए ये पूरी साजिश रची और नासिर और इमरान को ब्लास्ट के लिए तैयार किया। अब पूरी साजिश का खुलासा हो रहा है। नासिर और इमरान अब एनआईए की गिरफ्त में है। जांच एजेंसी ने दोनों के घर में छापेमारी की, जहां से कई सामान भी बरामद हुए हैं। तो दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। न्यूज 18 के हाथ एक ऐसी तस्वीर लगी जो चिंता बढ़ाने वाला है। जो तस्वीर आपको हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यह तस्वीर शामली के रहने वाले सलीम की है। इसने ही हैदराबाद से गिरफ्तार इमरान और नासिर को रिक्रूट किया था। हैरान करने वाली बात यह है कि इसी सलीम को पाकिस्तान से हवाला के जरिए 1,60,000 रुपए मिले। ये पैसे उसे दरभंगा ब्लास्ट के लिए मिले थे। तफ्तीश में पता चला कि संदिग्ध आतंकी सलीम कई बार पाकिस्तान जा चुका है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी समेत तमाम एजेंसियों ने इस सलीम से पूछताछ की है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए उत्तर प्रदेश के शामली में बड़ी कार्रवाई करने वाली है। शामली में कई लोग जांच एजेंसी के रडार पर हैं। सलीम भी शामली का ही रहने वाला है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए उत्तर प्रदेश के शामली में बड़ी कार्रवाई करेगी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या क्या खुलासे हुए दरभंगा ब्लास्ट से। जो खुलासे हुए वो हम आपको बताते हैं और इन्हें जानना बेहद जरूरी है। अब तक जो खुलासे सामने आए हैं वो क्या है, जानिए। दरभंगा ब्लास्ट की फंडिंग पाकिस्तान से हुई है, पहला खुलासा देखिए। इसके अलावा हवाला के जरिए 1,60,000 रुपए मिले थे। संदिग्ध आतंकी सलीम को ये पैसे जो है पाकिस्तान से मिले थे, इस बात का भी खुलासा हुआ। खुलासा यह भी हुआ कि संदिग्ध आतंकी सलीम कई बार पाकिस्तान भी जा चुका है। सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन में बड़े धमाके की साजिश थी, यह भी अहम जानकारी मिली। चलती ट्रेन में धमाके से बड़े नुकसान की साजिश रची गई थी। नासिर और उसके भाई इमरान ने आईडी बम बनाया था। नासिर खान 2012 में पाकिस्तान भी गया था। लश्कर के आतंकियों से नासिर जो है ट्रेनिंग भी ले चुका है। नासिर और इमरान लश्कर तैयबा के आकाओं के संपर्क में थे। 17 जून को दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट के तार आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े हैं। दरअसल सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन को उड़ाने की साजिश रची गई और इस मामले में लश्कर तैयबा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट का सामने आया लश्कर कनेक्शन। सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस को उड़ाने की थी साजिश। एनआईए ने किया लश्कर तैयबा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार।
15 जून की रात सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस में सफर करने के लिए जब करीब 1000 से 1500 के करीब यात्री बैठे होंगे तो उन्हें अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि जिस ट्रेन में वो सफर कर रहे हैं उस ट्रेन में बम रखा हुआ है। ट्रेन को उड़ाने की साजिश रची गई है। सोचिए अगर ये साजिश कामयाब हो जाती तो कितनी बड़ी तबाही हो सकती थी और कितने यात्रियों की जान जा सकती थी। लेकिन गनीमत रही कि 17 जून को जब ट्रेन दरभंगा जंक्शन पर पहुंची तब तक ब्लास्ट नहीं हो पाया। जब दरभंगा जंक्शन पर पार्सल उतारा गया और पार्सल में ब्लास्ट हुआ उसके बाद इस साजिश का पर्दाफाश हो पाया। इस साजिश के पीछे लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकी मोहम्मद नासिर खान उर्फ नासिर मलिक और इमरान मलिक थे। एनआईए ने प्रेस रिलीज जारी कर लश्कर के इन दोनों आतंकी के गिरफ्तार होने की जानकारी दी है। मूल रूप से यूपी के शामली के रहने वाले दोनों आतंकी भाई हैं और हैदराबाद के नामपल्ली में रहते थे। एनआईए ने गिरफ्तार दोनों भाई नासिर और इमरान मलिक के हैदराबाद स्थित घर पर जब छापेमारी की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। खबर है कि जो केमिकल का इस्तेमाल दरभंगा ब्लास्ट के लिए किया गया था उस केमिकल के अंश नासिर और इमरान के घर से मिले हैं। वहीं ब्लास्ट से जुड़े कई अहम सामान भी रेड के दौरान एनआईए की टीम ने जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस को उड़ाने की थी साजिश। पाकिस्तान से भेजा गया था धमाके का ऑर्डर। आईईडी विस्फोट की थी तैयारी। नासिर और इमरान मलिक ने आईईडी बनाई थी। आग लगाने वाली आईईडी बनाकर दहलाने की थी साजिश। सिकंदराबाद से गिरफ्तार नासिर 2012 में गया था पाकिस्तान। नासिर मलिक उर्फ नासिर खान ले चुका है आतंकी ट्रेनिंग। लश्कर-ए-तैयबा के संपर्क में थे दोनों भाई। बहरहाल सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन को उड़ाने की बड़ी साजिश तो नाकाम हो गई, लेकिन सवाल है कि क्या आईएसआई और आतंकी संगठनों के लिए दरभंगा और मिथिलांचल एक बार फिर से सेफ जोन बनता जा रहा है। हैदराबाद से संजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अगली खबर नवादा से, जहां बीते देर रात गया रजौली स्टेट हाईवे 70 पर बाइक सवार अपराधी ने एक बुजुर्ग को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। राहगीरों ने घायल बुजुर्ग को सरजला पीएमसी में भर्ती कराया। घायल बुजुर्ग की पहचान कुशाह निवासी दिनेश साव उर्फ दीना सुनार के रूप में हुई, जो जमीन खरीद बिक्री का काम करता है। गंभीर हालत में उसे पटना रेफर कर दिया गया। उधर पुलिस ने मौके से खोखा बरामद किया है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। रोक दिया गाड़ी से, भैया एक्सीडेंट कर गया अंका सिंह चल ही जरी हाँ के नए हाँ फायदा लाली सीधा गजब नहीं इन लोग तो बैठे ने कहा गाँव के बात है बैठ गया डैनी घर तो रखा तकलीफ करने हो तो लाली सीधा कजो नहीं उसके बाद गाड़ी खड़ा किया देखी तो कजो नहीं, उसके बाद निकाल के। इधर वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़ने के बाद गोपालगंज में दोबारा गंडक का जलस्तर बढ़ने लगा है। सदर प्रखंड के निचले इलाकों में सड़कों पर पानी बहने लगा है। कई सड़कें टूट गई हैं, जिससे गांव पानी से घिर गए हैं। हालात के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। वाल्मीकि नगर बराज से जो पानी लगातार छोड़ा जा रहा है उस पानी का असर अब गोपालगंज में दिखने लगा है। और आप देखेंगे कि अभी हम सदर प्रखंड के रामनगर के पास हैं और यहाँ पर जिन सड़कों से पानी उतर गया था और गंडक का जलस्तर जो कम हो गया था वो पानी फिर दोबारा सड़कों पर बहने लगा है। और देखें आपकी जो पानी के दबाव की वजह से सड़कें जो है वो टूट गई हैं पूरी तरह से और सड़कों टूटने से जो आवागमन है इन गाँवों का वो प्रभावित हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि गंडक का जो जलस्तर लगातार बढ़ने से जो तटबंध हैं तटबंधों पर दबाव बढ़ रहा है और साथ में जो तटबंधों पर जो कटाव है वो कटाव भी हो रहा है। और सबसे यहाँ पर अहम है कि पिछले बार जब 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था तब गोपालगंज में 6 प्रखंडों के 42 गांव बाढ़ से प्रभावित थे, 16,000 की आबादी प्रभावित हुई थी। लेकिन अब जब दोबारा 2 लाख से ऊपर पानी छोड़ा गया है तब इसका असर गोपालगंज में दिखने लगा है। और आप देखेंगे कि जो स्कूल है, जो स्कूल पानी जो है नीचे कम हो गया है, लेकिन अभी भी जो पानी जो है लगातार बढ़ने लगा है और बढ़ने की वजह से जो गन्ने के जो फसलें हैं वो पानी में डूब गई हैं। जो धान की रोपनी की गई थी, धान के जो बिचड़े थे वो सब पूरे से पानी में डूबे हुए हैं। और देखिए जो गाँव वाले हैं यहाँ दिखाते हैं आपको ग्रामीणों के जो है कि कैसे वो यहाँ से अपने घरों की तरफ जा रहे हैं और उनको अपने कपड़े उतार करके जाना पड़ेगा। उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं नवादा गोपालगंज टाउन से जी। हम जा रहे हैं खाप मकसूदपुर गांव में। हाँ। हमारा वहीं घर है पोखरा पर। तो अभी पानी बढ़ा है क्या? हाँ, पानी 4 लाख का भी छोड़ा हुआ है पानी। हाँ। तो अब लोग को पानी में से जाना पड़ेगा? पानी में यहाँ से 1 कोस पड़ता है हमारा पोखरा, इतना दूर पानी में जाना पड़ेगा। अच्छा, और रास्ता नहीं जाने का? कोई उपाय नहीं है? नहीं, कोई उपाय नहीं का अभी साधन नहीं है। अभी पानी बढ़ रहा है कल से, पानी लगातार बढ़ रहा है कल से। हाँ। क्या नाम है आपका? कृष्णा प्रसाद। तो ये कृष्णा जी हैं और उनको जो है नवादा रजौली जाना है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें अभी यहाँ से कई किलोमीटर पैदल चलना होगा
अभी जो पानी बढ़ा हुआ है सड़कों पर, इसकी वजह से जो है इन्हें चलने में भी परेशानी होगी और साइकिल जो है, साइकिल को लेकर के ये जा रहे हैं अपने गाँव की तरफ। तो गोपालगंज में जो गंडक का जल बढ़ रहा है, उससे लोगों की परेशानी भी बढ़ने लगी है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। इधर पूर्णिया के बासी अनुमंडल में 5 नदियां कटाव का कहर बरपा रही हैं। हाथीबंधा गांव में परमान नदी बीते 10 सालों से कटाव कर रही है। दर्जनों गांव नदी में समा चुके हैं। ग्रामीणों की माने तो नदी 400 मीटर दूर तक कटकर अब गांव के मुहाने तक पहुंच गई है, जिसके बाद अब दर्जनों घर कभी भी नदी में समा सकते हैं। लोग दहशत में हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों पर भी अनदेखी का आरोप लगाया। जो नदी कट रहा है हम लोग का, तो हम लोग का कोई साधन नहीं है। हम लोग हजारों आदमी जो है उस पार नदी का उस पार जो है कटाव कर रहे हैं, उसको जो है मोड़ रहे हैं। नदी को कैसे मोड़ रहे हैं? कुदाल लेकर के, पसनी लेकर के, हाथ से सब मजदूर जो है जाकर के हम लोग कार्य कर रहे हैं। ग्रामीण खुद कर रहे हैं? जी, यहाँ का ग्रामीण खुद कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कुछ मदद नहीं मिल रहा है। कोई देखने के लिए भी आते हैं? कुछ भी नहीं सर। वहीं परमान नदी के कटाव को लेकर बायसी विधायक सैयद रुकनुद्दीन ने क्या कुछ कहा, जरा ये भी सुनिए। के कारण बहुत सारे घर नदी में कटकर विलीन हो गए हैं और विस्थापित परिवार अभी सड़कों पर जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। और स्थिति यही, अगर ऐसा ही कटाव रहा तो बड़े बड़े गांवों का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और बायसी की दशा और दिशा दोनों बिगड़ जाएगी। और इधर कमला नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बसे गांवों में पानी घुस गया है। इस्लामपुर, खैरामाठ, डुडवार और टीढ़ा गांव में निचले इलाकों में पानी फैलने लगा है। लोग ऊंची जगहों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। नदी अब खतरे के निशान से 11 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बहुत भयानक है और हम लोग भी, सारे मोहल्ले के लोग डरे हुए हैं, डरे सहमे हुए हैं। सब अपने अपने बाल बच्चे को लेकर के अपना अपना सारा सामान जो भी है ऊंचे जगह पर जाने की तैयारी में है, क्योंकि बाढ़ का स्थिति बहुत भयावह है और कभी भी पानी आ सकती है अंदर में। और कमला नदी का कटाव पूरब तरफ जारी है, जैसे लगभग 10 फीट का जो है मट्टी एक बार गिरता है, जिससे 5 पंचायत भयावह स्थिति का सामना कर रहा है। मधुबनी के जयनगर अनुमंडल में बछराजा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से मुख्य सड़क पर निर्माणाधीन पुल का डायवर्सन क्षतिग्रस्त हो गया। इससे आसपास के गांवों के करीब 30,000 की आबादी का बासो पट्टी से सड़क संपर्क टूट गया। लोग अब जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं या फिर काफी दूर घूमकर बासो पट्टी जा रहे हैं। तो नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार बारिश की वजह से शिवहर में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बागमती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर 62.31 सेंटीमीटर पहुंच गया है। इसके कारण बेलवा डैम निर्माण में बनाए गए सुरक्षात्मक तटबंध में तेजी से रिसाव शुरू हो गया है। तटबंध को ठीक करने को लेकर दर्जनों मजदूर भी लगाए गए हैं। नरकटिया गांव में बाढ़ का पानी घुस जाने की वजह से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन के अधिकारियों ने बेलवा के नजदीक बागमती नदी का निरीक्षण किया और साथ ही तटबंध पर 24 घंटे निगरानी के निर्देश दिए। वहीं पिपराही अंचल कार्यालय में एसडीआरएफ की टीम की भी तैनाती कर दी गई है। निरीक्षण किया गया है जिला स्तरीय सभी पदाधिकारियों के द्वारा और लगातार ये देखा जा रहा है क्योंकि इस समय पानी का स्तर लगातार बढ़ता भी जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह से सजग हैं। और जहाँ भी तटबंध को लेकर कहीं पर ऐसा लगता है कि वहाँ पर स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वहाँ पर इंजीनियरिंग टीम हमारी पूरी तरह से रेडी है और वो उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रही है। वॉलंटियर्स भी हम लोग तैयार हैं और जो लगातार हम लोग चेकिंग भी किए जा रहे हैं कि 24 आवर्स सर्विलेंस रहे हम लोग का। इधर छपरा जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपी ने 25 किलो चांदी के गहने जब्त किए हैं। साथ ही 2 तस्करों को भी पकड़ा है। दोनों ने जैकेट नुमा बैग में गहने छुपाए हुए थे। पुलिस को खबर मिली कि स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में 2 युवकों की गतिविधि जो है संदिग्ध दिख रही है। इसके बाद जीआरपी और आरपीएफ ने तलाशी ली और गहने बरामद कर लिए। पकड़े गए युवकों में से एक छपरा जबकि दूसरा सारण के मढ़ौरा का रहने वाला है। पूछताछ में पता चला कि दोनों युवक वाराणसी से गहने लेकर चले थे और इसकी डिलीवरी छपरा के एक दुकानदार को की जानी थी, लेकिन उनके पास गहनों से जुड़े किसी तरह के कागजात नहीं मिले। इधर समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। मदन सहनी ने विभाग के अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया। उन्होंने अपने विभाग के अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद की मनमानी की वजह से विभाग चौपट हो गया।
समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी ने इस्तीफे की पेशकश की। मदन सैनी ने विभाग के अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सवाल उठाया उन्होंने और कहा कि कमजोर तबके से आने के कारण उन्हें दबाया जाता है और कोई बात उनकी नहीं सुनी जाती। ऐसे हालात में अब इस्तीफे के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा है। मंत्री के निर्देश को धज्जी उड़ाया जा रहा है और हम लोग को लगता है सिर्फ ये तबादला का मामला नहीं है, कहीं ना कहीं भेदभाव भी होता है और जो कमज़ोर तबका है, हमको नहीं कहना चाहिए क्योंकि मंत्री कोई कमज़ोर नहीं होता है, सरकार का अंग है, लेकिन मुंह देख करके यहाँ काम होता है और हम लोग के साथ भेदभाव होता है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हम 5 साल मंत्री रहे हैं। वहाँ भी जो सचिव थे वो एक भी बात हम लोग का आज उचित बात होता है। गर्भवती महिला हो या जिस महिला को बच्चा हुआ हो, उनको अगर कोई चीज़ का लाभ मिलता हो, पूरे बिहार में सर्वे करवा ले। तो अब क्या अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। हम जनप्रतिनिधि, हम एक एमएलए के रूप में अपने क्षेत्र में वैसे भी हमने काम किया है और हमारी प्रसिद्धि है, इसलिए हम जीते हैं वहाँ से तिवारा, और हम फिर आगे जीतेंगे, ये हमको भरोसा है। और वहाँ के लोगों का हम सेवा करेंगे, जो हमको होगा बिहार के लोगों मतलब आप कह रहे हैं कि आप इस्तीफा देंगे? नहीं, इस्तीफा हम निश्चित रूप से देंगे। अब हम इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। एलजेपी अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने आशीर्वाद यात्रा को लेकर चिराग पासवान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चिराग को आशीर्वाद यात्रा की नहीं, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करना चाहिए। उन्होंने हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत पर भी सवाल उठाए। साथ ही ये भी कहा कि चिराग उन्हें चुनौती नहीं दे सकते। उनके दिमाग में शक्ति प्रदर्शन होगा, लेकिन मेरे दिमाग में वो नहीं है। पासवान जी के जन्मदिन हाजीपुर में मनाइए, पूरे बिहार में मनाइए, पार्टी कार्यालय मनावें, ये बड़ी खुशी की बात है। इसमें कोई शक्ति प्रदर्शन की बात नहीं है। आज जब शक्ति प्रदर्शन की बात वो करते हैं, तब सबसे पहली बात तो है कि ये आशीर्वाद यात्रा जो नाम पड़ा है, इस नाम को मैं रिजेक्ट करता हूँ। किस बात का आशीर्वाद? फिर हाजीपुर से क्यों? चिराग पासवान जी सांसद हैं जमुई से, उनको सबसे पहले जमुई से ये श्रद्धांजलि सभा की शुरुआत करनी चाहिए। इधर बांका में डिप्टी सीएम रेणु देवी ने विकास कार्यों की समीक्षा की और साथ ही उन्होंने जिले में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने के साथ ही उसकी गति को तेज करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। कल डिप्टी सीएम पदाधिकारियों और जिले के सांसद और विधायकों के साथ बैठक कर विकास कार्यों का जायजा लेंगी। और यहाँ जो अपने कार्य चल रहे हैं सरकार के द्वारा, सभी कार्यों की समीक्षा करते हुए गति प्रदान करने का बीच का सेतु हम लोग होते हैं और अपना यहाँ जो स्थिति है बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति का जायजा लेने और उसकी तैयारी करने। तैयारी क्या है, उस तैयारी के लक्ष्य में हम लोग आते हैं और देखते हैं कि भैया अगर तैयारी नहीं हुआ तो फिर कैसे तैयारी हो। बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी शर्ट, जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करें और क्विज में हिस्सा लें। जुड़िए न्यूज 18 के साथ और रोज खेलिए ये क्विज और जीतिए टीम इंडिया का टी शर्ट। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।